3 पॉइंट हमारे हो गए। अब फोर्थ पॉइंट हमारा फोर्थ फंक्शन है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन या इसको परिमेय फलन बोलते हैं। जिस प्रकार से हमारे परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर्स होते हैं, उसी प्रकार से कोई फलन है परिमेय फलन। जैसे कि इसके नाम से परिभाषित है परिमेय फलन। परिमेय संख्या है किस प्रकार से लिखते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्याओं को। लेकिन जब परिमेय फलन आ रहा है तो परिमेय फलन को किस प्रकार से लिखेंगे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में आएगा। ठीक है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में आएगा। तो ये हमारा ये परिमेय फलन हो गया। इसको वही सेम पोजिशन आर टू आर में डिफाइंड है, ये कोई फंक्शन है आर टू आर में डिफाइन है। अब इसको सिंपली इस प्रकार से तो कर नहीं सकते, तो हम इसके लिए करेंगे एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ये एक फॉर्म लेंगे कि जो हमारा फलन है वो इस प्रकार से आएगा 1 अपॉन एक्स। ये परिमेय संख्या के रूप में था, परिमेय फलन है 1 अपॉन एक्स के रूप में आ रहा है। हमारे पास जो भी फंक्शन होता है वो दो वैल्यूज के रूप में होना चाहिए, y और x के रूप में लेते हैं, तब उससे हमारे उसकी टेबल आसानी से बनाते हैं, उसके बाद उसका ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स के रूप में आ गया। क्यों, यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि जो p अपॉन q होता है परिमेय फलन, जहाँ पे हम उसके लिए लिखते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे p अपॉन q के रूप में कि 1 अपॉन x के रूप में यहाँ पे p तो गया 1 और x हो गया। तो अब उसके लिए x की कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो सिंपली परिभाषित होता है, क्योंकि जब भी परिमेय संख्याओं की या परिमेय फलन की बात आती है तो यहाँ पे ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पे q को नॉट इक्वल टू 0 क्यों लेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर 1 अपॉन 0 करेंगे तो ये एक नॉट डिफाइन इन्फाइनाइट आता है। हम ये मानते हैं कि नॉट डिफाइन वैल्यू है, नॉट डिफाइन वैल्यू। ठीक है, 2 अपॉन 0 भी सेम वही वैल्यू है कि ये भी एक नॉट डिफाइन वैल्यू है, तो ये हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए 1 अप q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए उसके लिए। अब इसके लिए हम टेबल बनाते हैं y और x की। अब x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास आएगी। फंक्शन r टू r में है तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कीजिए। मेरे यहाँ पे x की वैल्यू 0 तो हम पुट कर नहीं सकते, 0 तो कभी आएगा ही नहीं, तो 0 को हम कभी ऐड ही नहीं करेंगे। तो इसके बाद में हम वहाँ पुट करते हैं, 1 करेंगे तो 1 आएगा। x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 पुट किया, y की वैल्यू भी हमारे पास 1 आई, 1 अपॉन 1। फिर मैंने x की वैल्यू 2 पुट की, x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या है 1/2 आएगा। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। तो y की वैल्यू हमारे पास 0.5 आ गई। उसी प्रकार अगर x की वैल्यू हम और कुछ पुट करेंगे, तो यहाँ पे अगर 4 करें, आप अपनी जैसे कोई भी पुट करेंगे उसकी वैल्यू कोई ना कोई आएगी। तो यहाँ पे 1/4 कर रहा हूँ, x की वैल्यू 4 की, तो यहाँ पे 0.25 आया। सेम इसी प्रकार आप इसकी माइनस में वैल्यू पुट करो, 1 अपॉन माइनस का 2 पुट करेंगे तो वही वैल्यू -2 पे क्या आएगा, माइनस का 2.0.5। सेम ये वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये नेगेटिव आ जाएगी। उसी प्रकार -4 के लिए देखेंगे तो माइनस का 0.25 नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब इस पर आधारित हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा ग्राफ की, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4, इस प्रकार चलेगा 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से चलेगा। ये x की वैल्यू यहाँ पे -1 -2 -3 और ये -4, इस प्रकार से चलेगा। ये यहाँ पे 0 आएगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0 तो यहाँ पे इसमें लेंगे नहीं, तो 0 की वैल्यू तो आएगी नहीं। यहाँ पे अब देखो x की जगह 1 आ रहा है तो y की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। x का 1 y का 1, x का 2 तो y का 0.5। यहाँ पे x की जगह 2 किया तो y की जगह क्या आएगा 0.5। 0.5 यहीं पे होगा 1 और 0 के बीच में, तो यहाँ पे ये 0.5। ठीक है, अब उसके बाद में x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0.25। x की वैल्यू मैंने 4 की, तो यहाँ पे 0.25, 1 और 0.5 के बीच में ये 0.5 है, इसके दोनों के बीच में आएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू लगभग दोनों के वैल्यू बीच में यहीं पे आएगी। ठीक है, इसकी इसी प्रकार अगर y की वैल्यू हम अधिक पुट करेंगे तो कुछ ग्राफ अलग बनेगा। अगर हमने y की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट की, 0.5 पुट की, अगर y की वैल्यू या x की वैल्यू हमने, अगर इसमें एक वैल्यू ऐड कर लेता हूँ मैं इसी प्रकार से, अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0.5 ऐड की
तो यहाँ पे 1/0.5 क्या बनेगा, यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो 5 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। तो ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देना कि अक्स की वैल्यू 0.5 है, सिंपल अक्स की वैल्यू 0.5, अक्स की वैल्यू 0.5 यहाँ पे आएगी। तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 2 आएगी 0.5 पे, ये आएगा। तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, एक साइड वाला ग्राफ तो इस प्रकार से बनेगा कि ये नंबर लाइन के इससे पास होती होती धीरे धीरे यहाँ पे 0 की तरफ आएगी तो दूर होती जाएगी ऐसे, लेकिन ये वापस से अगर जाएगी ना अक्स की तरफ तो ये इसके धीरे धीरे पास मिलेगी नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे इसके पास होती जाएगी, अनंत जाके मिल भी जाएगी। इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। सेम अगर ये देखिए तो नेगेटिव वाली वैल्यूज में भी ये होगा। अगर हमने यहाँ पे एक लाइन और बना लेता हूँ, यहाँ पे माइनस के लिए भी माइनस का 0.5 माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो ये सेम ग्राफ इसके लिए बनेगा। -2 के लिए देख रहे हैं, अक्स की वैल्यू -2, अक्स की वैल्यू -2, तो वाई के लिए क्या आ रहा है माइनस का 0.5, माइनस का 0.5, ये लगभग यहां से आएगी, ठीक है। अगर अक्स की हम यहाँ पे अक्स की वैल्यू -1 रखेंगे, अक्स की जगह -1 पुट किया तो वाई की वैल्यू क्या आएगी -1 ही आएगी। तो ये -1 कहाँ पे है, इन दोनों का यहाँ पे, ठीक है। इसी पर -2 पुट किया तो 0.5 आ गए, -4 पुट किया, -4 पुट किया तो इसका आएगा 0.25, अक्स की वैल्यू -4 तो वाई की वैल्यू माइनस का 0.25, इसको मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ -4, तो यहाँ पे 0.25 ये यहाँ पे से आएगा, ठीक है। इन वैल्यूज को मैं ऊपर लिख देता हूँ, -3, -2 और -1, ठीक है। इसी प्रकार अब ये -0.5, अक्स की वैल्यू -0.5, अक्स की वैल्यू -0.5 यहाँ पे आएगा। तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है -2, तो वाई की वैल्यू आ रही है -2, तो इसको भी मैं इस साइड में लिख देता हूँ -2, -1, -3 और -4, तो ये वहाँ पे 0.2, तो यहाँ पे आएगा लगभग ये इसी प्रकार से अक्स की वैल्यू अगर 4 के लिए तो लगभग यहाँ पे से आएगी कोई वैल्यू। तो ये भी सेम उसी प्रकार ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ पे अक्स के करीब आता जाएगा अक्स एक्सिस के, लेकिन यहाँ पे अगर 0 की तरफ जाएगा ना तो मूल बिंदु तो यहाँ पे थोड़ा सा दूर होता होते हुए ये फिर से वापस से नीचे की तरफ घूमेगा, तो नीचे की तरफ जाके ये इसके करीब आता जाएगा थोड़ा, लेकिन ये अनंत पर जाके मिलेगा, उससे मिलेगा नहीं उससे पहले। तो ये हमारा इस प्रकार से ग्राफ बनेगा किसी का रेशनल नंबर से, अर्थात परिमेय संख्या का ग्राफ बनेगा y = 1/x का ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। अब बात करते हैं इसके डोमेन की और रेंज की। तो सर डोमेन और रेंज क्या आता है, ठीक है। डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो डोमेन से 1 2 4 -2 -4 0.5 0.-5 नेगेटिव वैल्यू कुछ भी पुट कर रहे हैं, अर्थात रियल नंबर से पुट कर रहे हैं, जितने भी रियल नंबर है उन्हें यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आएगा, वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह रियल नंबर आएगा। अब इसमें रियल नंबर डालने पर मिल क्या रहा है, मिल भी रियल नंबर रहा है, क्योंकि यहाँ देखो 1 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, 0.25 आ रहा है, माइनस का आ रहा है, 2 आ रहा है, -2 आ रहा है, अर्थात रियल नंबर डालने पर हमारे पास रियल नंबर ही आ रहा है। तो इसकी रेंज भी क्या आएगी, रियल नंबर आएगी। ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका रेंज हो गया, ये इसकी ग्राफ होगी। तो हमारे परिमेय संख्याओं के लिए भी, हमारे परिमेय फलन के लिए भी हमारे पास डोमेन रेंज आ गई और इसका ग्राफ भी प्राप्त हो गया, ठीक है। फंक्शन कर लिया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करते हैं। मॉडुलस फंक्शन या इसको हिंदी में बोलते हैं मापांक फलन, ठीक है। अब मापांक फलन में बात करते हैं तो मापांक फलन में वही फलन R2R डिफाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। तो उसके लिए मापांक फलन के लिए फंक्शन क्या काम में लेते हैं, f(x = mod x) आता है, इसको मापांक बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ये मॉडुलस फंक्शन यही है कि mod x, यहाँ पे ये मोड है, ठीक है, mod x है, तो हम इसको सिंपल ये भी y = mod x। अब ये आ गई। अब इसमें y की कंडीशन बनती है कि y की दो कंडीशन बनेंगे। तो ये f(x = y = यहाँ पे x और -x। तो यहाँ पे x तो कब आएगा, जब x की वैल्यू > 0 हो। अगर x का मान 0 या 0 से बड़ा है तो यहाँ पे वैल्यू x ही आएगी, x का मान x ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे x का मान 0 से छोटा है तो x का मान -1 आएगा। लेकिन y का मान क्या आएगा, mod x है, y का तो mod x है टोटल के लिए। इसके दो फंक्शन बनते हैं इस प्रकार से, x और -x के लिए। तो x <0 के लिए तो ये इस प्रकार बनेगा, -x के लिए बनेगा।
और अक्स के लिए बनेगा कि ये अक्स की वैल्यू के लिए डिफाइन कर रहे हैं, ये समझने वाली चीज है। यहाँ पे ये वाई के लिए डिफाइन तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अक्स के मान अलग अलग कर रहे हैं कि अक्स का मान अगर अक्स 0 से बड़ा और इक्वल है तो यहाँ पे अक्स का मान पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर अक्स का मान 0 से छोटा है तो यहाँ पे माइनस अक्स आएगा। लेकिन वाई के लिए क्या आएगा, यहाँ पे इसका मोड है तो वाई के लिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। किस प्रकार से आएगी, जैसे अगर मोड के अंदर हम जानते हैं कि मोड के अंदर -3 है तो हम इसको क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ठीक है। अगर माइनस का 4 आ गया तो उसको 4 लिखेंगे, 2 आ गया मोड में तो 2 का 2 आता है। अगर मोड के अंदर कोई भी नेगेटिव संख्या लगी वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, समझने की चीज है। और हमने इसको इस प्रकार से डिफाइन किया कि अक्स की वैल्यू अगर अक्स से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मान पॉजिटिव आएगा और अक्स का मान नेगेटिव आएगा। तो ये क्या, इससे पता चल रहा है कि अक्स का मान हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, तो हमारा डोमेन और रेंज निकालने में इससे आसानी रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लिए टेबल की। टेबल बनाई, ये अक्स के लिए और ये वाई के लिए। सिंपल सी, अक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू लेस देन 0, अर्थात कोई भी वैल्यू पुट करें, हमारे पास रियल फंक्शन है तो रियल वैल्यू से रियल वैल्यू में जा रहे हैं, तो हमारे पास हमने यहाँ पे 0 से ऐड किया, 0 आया तो वाई का मान 0, अक्स का मान 1 किया तो वाई का मान 1, अक्स का मान 2 किया तो वाई का मान भी 2। अब यहाँ आएगा अक्स का मान -1 किया तो वाई का मान क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि मोड हमेशा नेगेटिव चिन्ह को पॉजिटिव में बदल देता है, ठीक है। माइनस का 2 किया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 3 किया, माइनस का नहीं सिर्फ 2 आएगा और ये सिर्फ 3 आएगा। टेबल हमारे पास प्राप्त होगी। अब यहाँ से भी इसका डायरेक्ट रेंज और डोमेन भी निकाल सकते हैं। तो ग्राफ अगर पूछा नहीं गया तो ग्राफ की हमें जरूरी नहीं, लेकिन अगर जब हम बात कर रहे हैं फंक्शन और उनके ग्राफ के तो ग्राफ तो हमें बनाना पड़ेगा ही। तो यहाँ पे इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। ये सिंपली एक्स और वाई, ये वाई लाइन और ये एक्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 माइनस का 4, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब इसमें पुट करते हैं वैल्यू, एक्स का मान 0 वाई का मान 0, ये हो गया। एक्स का मान 1 वाई का मान 1, एक्स का मान 2 वाई का मान 2, तो ये यहाँ पे आएगा। एक्स का मान 3 तो वाई का मान भी 3 आएगा। इस प्रकार से एक्स का मान -1 तो वाई का 1, एक्स का -1 तो वाई का 1, तो ये यहाँ पे आएगा। एक्स का -2 वाई का 2, एक्स का -3 वाई का 3, इस प्रकार से वैल्यू आएगी। तो ये ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, ये आप ग्राफ में बनाओगे थोड़ा सिंपल बन जाएगा स्केल वगैरह सहायता से। थोड़ी लाइनें टेढ़ी जा रही है मेरी, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा, अर्थात हमेशा पॉजिटिव साइड में बनेगा। वाई की तरफ हमेशा पॉजिटिव साइड है, अक्स की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ रही है, लेकिन वाई की हमेशा पॉजिटिव साइड एक वी आकार का बना ग्राफ बनेगा। कौन सा बन रहा है ये, वाई इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये तो बन गया ग्राफ। अब इसके बात करते हैं डोमेन और रेंज की। डोमेन क्या आ रहा है, हम नेगेटिव पॉजिटिव 0 सभी वैल्यू पुट करें तो सिंपल सा डोमेन आएगा इसका आर। रेंज की बात करें तो वही अक्स स्क्वायर वाली सी बात, नेगेटिव वैल्यू पुट करें पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू पुट करें पॉजिटिव आ रही है, 0 पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, अर्थात नेगेटिव वैल्यू इसमें वाई के अंतर्गत नहीं आ रही, तो 0 तो आ रहा है एक, और एक आर पॉजिटिव। इसको हम सिंपल दूसरी वे में क्या लिख रहे थे, 0 को ऐड किया 0 से इन्फिनिटी, अर्थात सारे पॉजिटिव नंबर्स इसके अंतर्गत आ गए। तो ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा रेंज हो गई। फंक्शन मॉडुलस फंक्शन किस प्रकार से डिपेंड किया जाता है, इस प्रकार से। ये इसकी टेबल हो गई, ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन के बाद में हमारा आता है सिग्नम फंक्शन। 6 नंबर का है सिग्नम फंक्शन। फंक्शन अर्थात इसको बोलते हैं चिन्ह फलन, चिन्ह फलन। ये किस प्रकार से होता है, हमें जो भी ये फंक्शन दिए होते हैं, सिर्फ मैं इसके फंक्शन के बारे में बता दूं कि इसका फंक्शन किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके बारे में हमारा काम करना सिर्फ आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम जो लिखने का तरीका होता है, ये मोड एक्स अपॉन एक्स के रूप में लिखते हो, इसको मोड एक्स अपॉन एक्स के रूप में। फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड होता है इसका 0, जिसके लिए यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू 0। मोड एक्स तो 0 हो सकता है, लेकिन एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स इक्वल टू 0 हो गया तो ये तो एक नॉन डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, अर्थात इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, और ये हो गई एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 पे इसका मान 0 होता है।
ये हो गया, ये होता हमारा सिग्नम फंक्शन अर्थात चिन्ह फलन होता है। अब इसको लिखने का तरीका ये तो ये हो गया। अब एक इसको y इक्वल टू लिख के रूप में लिखते हैं, y इक्वल टू, जब इसको हल करते हैं तो हमारे, अब देखो इसका अक्ष अपूर्ण मूड अक्ष अपूर्ण अक्ष मान आ रहा है, तो इसके 3 मान आते हैं हमारे पास। 3 मान कौन कौन से आते हैं? एक तो आएगा -1 आएगा, एक आएगा इसका 0 आएगा, एक आएगा 1 आएगा। तो -1 तो कब आएगा? -1 कब आएगा? जब अक्ष की वैल्यू क्या हो हमारे पास? -1 कब आएगा? जब अक्ष की वैल्यू 0 से छोटी हो। 0 से छोटी किस प्रकार से हो? अर्थात ये अक्ष है, ये 0 छोटा था नेगेटिव होगा, तब ये वैल्यू पूरी नेगेटिव आएगी, क्योंकि जो इसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी वो तो मोड के कारण पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन जो नीचे वाली संख्या के साथ नेगेटिव चिन्ह आएगा वो तो इसके पूरे फंक्शन के साथ में आएगा ही। अब उसके बाद में बात आता है 0 की, तो ये अक्ष इक्वल टू के लिए हो जाएगा। फिर पॉजिटिव अक्ष इक्वल टू अक्ष ग्रेटर देन 0 के लिए, 0 से बड़े के लिए मानेगा 1। ये हो गया इसका ग्राफ। किस प्रकार से होगा अब देखो, समझ लेते हैं इसको किस प्रकार से। अगर मोड अक्ष है अपोन अक्ष है, यहाँ पे अक्ष इक्वल टू 0 तो हम लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अक्ष इक्वल टू 0 लिखेंगे यहाँ पे ये इनफाइनाइट बन जाएगा, जो कोई नॉन डिफाइंड फंक्शन होता है एक तरह से। तो यहाँ पे अक्ष नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे इसकी कंडीशन पहले दे रखी कि ये अक्ष इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर अक्ष इक्वल टू 0 तो इस फलन का मान 0 आएगा। अक्ष इक्वल टू 0 है तो ये बता रखा है कि अक्ष इक्वल टू 0 होने पर ही इसका मान 0 आएगा, तो ये होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव साइन की, तो हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, अक्ष की वैल्यू में नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस का अक्ष ले लिया अपॉन माइनस अक्ष ले लिया, ठीक है। तो ये ऊपर वाला माइनस अक्ष तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, मोड है इसके साथ में। नीचे वाला माइनस अक्ष रहेगा, तो ये अक्ष अपॉन माइनस अक्ष क्या होगा? माइनस का 1 बन रहे हैं ना, ये आप इधर दिख नहीं रहा, मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये क्या बनेगा? ऊपर वाला अक्ष तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला क्या बचेगा? माइनस अक्ष। अब इसको हल करेंगे तो ये क्या आएगा? माइनस का 1 ही आएगा। तो वही हम यहाँ पे डिफाइन करें कि अक्ष अगर 0 से छोटा है, अक्ष अगर 0 छोटा था नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या आएगा? -1 आएगा। इसी प्रकार अगर अक्ष पॉजिटिव है तो ये साइन हट जाएंगे, तो अक्ष अपॉन अक्ष बचेगा, तो ये क्या बचेगा? पॉजिटिव का आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा फलन बनेगा। अब ये उल्टो ऊपर भी अक्ष है नीचे भी अक्ष सेम है, तो हमेशा क्या आएगा? इसका मान 1 ही आएगा, या तो नेगेटिव में 1 आएगा, या पॉजिटिव में 1 आएगा, या फिर इसका मान 0 आएगा। तो इसके हमारे पास सिर्फ 3 ही मान मिलेंगे। कोई भी वैल्यू को सिर्फ इसके हमारे पास है 3 ही मान प्राप्त होंगे। तो अब इसका ग्राफ आसानी से बना लेंगे, क्योंकि मान तो हमारे पास 3, कुछ भी वैल्यू पुट करो, अक्ष की y की वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी? सिर्फ ये 3 ही वैल्यू प्राप्त है। अक्ष की वैल्यू कुछ भी पुट करो, y की हमारे पास ये 3 ही वैल्यू आएंगी। कैसे आएंगी? चलो रख के देख लो। तो अब अक्ष की वैल्यू यहाँ पे 4 रखो, यहाँ पे 4 रखा, नीचे भी 4 आया, मोड 4 का मान 4 और 4 1 आ रही है। 10 रखो, मोड 10, पॉजिटिव 10, नीचे 10 10 10 बटा 10 1, ये 1 आ रहा है। कोई भी वैल्यू रखोगे हमेशा 1 आएगा, या फिर -1 कब आएगा? जब आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे। अक्ष की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो उसका मान क्या आएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। 0 कब आएगा? जब अक्ष का मान 0 रखेंगे। नीचे वाला भी 0, तो अक्ष 0 हो नहीं सकता, ऊपर वाले अक्ष की जगह 0 रखेंगे तो इसका मान एक बार 0 आएगा, एक बार 0 आएगा, बाकी 1 या -1 के रूप में आएगा। तो इसका ग्राफ बनाएंगे, किस प्रकार से बनेगा? ये इसका ग्राफ 0 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसमें वैल्यू रखो, वही ग्राफ वाली वैल्यू। ग्राफ इसमें टेबल बनाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि y का मान क्या आ रहा है हमारे पास? एक तो आ रहा है 1, एक आ रहा है 0, एक आ रहा है -1, तो ये y वाला लाइन है, ठीक है। अब अगर y की वैल्यू, अक्ष की वैल्यू, y की वैल्यू सिर्फ ये मिलेगी। अक्ष की वैल्यू की बात करते हैं। अक्ष की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव रखते रहेंगे तो ये ग्राफ इस साइड में चलता जाएगा। कैसे? जैसे रखो यहाँ पे अक्ष की वैल्यू हमने 2 रखी, तो अक्ष की वैल्यू 2 रखी, तो 2 बटा 2 1, y का तो मान 1 है, तो अक्ष की वैल्यू 2 रखी, तो अक्ष का वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो 2 पे 1। अक्ष की वैल्यू 5 रखी, y की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, तो अक्ष की वैल्यू यहाँ पे 5 रखी, y की वैल्यू 1, तो ये ग्राफ इस प्रकार चलता जाएगा। इसी प्रकार ये नेगेटिव साइड में चलता जाएगा, ठीक है। और ये 0 पर ये आ ही गया, तो 0 यहाँ पे भी ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी ऐड हो रहा है, तो ये हमारे पास इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। किसका बनेगा? सिग्नम फंक्शन का। y इक्वल टू मोड x अपॉन x का ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा सिग्नम फंक्शन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। तो सिंपली डोमेन तो होता है हमारा अक्ष,
तो उसके लिए तो हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अब उसका मान क्या आएगा, आर आ रहा है। तो डोमेन तो हम कुछ भी पुट कर रहे हैं, अक्स की वैल्यू देखो माइनस इन्फाइनाइट से लेकर इन्फाइनाइट तक पुट करते जा रहे हैं, तो अक्स की वैल्यू तो हम आर आ रहा है सिंपल सी। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज होता है था वाई का मान, तो वाई का मान क्या आ रहा है, अब हमने ग्राफ भी बना लिया, तो वाई का मान क्या आ रहा है, यहाँ पे -1 0 और 1 आ रहा है। ये मैंने आपको समझा भी दिया, क्योंकि इन तीनों के अलावा वाई की और कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ ये तीन ही आएंगे, इसके अलावा इनकी कोई और वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका ग्राफ अगर रेंज की बात करें तो -1, 0, 1। और मैंने आपको इस कोष्टक्स के बारे में बताया था, ब्रैकेट्स के बारे में। 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, क्लोज, ओपन और ये वाला थर्ड मीडियम ब्रैकेट। तो मीडियम ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होती है, अगर ये 3 वैल्यू सिर्फ 3 ही बात करते हैं। अगर ओपन और क्लोज में जो अगर इस टाइप में अगर कोमा लगा के, तो जिन दो संख्याओं के बीच में कोमा लगा हो, उन संख्याओं के बीच में जितनी भी संख्या आती है, कोई भी दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्या होती है, तो उन सभी संख्याओं को ऐड किया जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ 2 संख्याएं लिखी गई हो, इस प्रकार के ब्रैकेट में लिखा हो, सिर्फ वही संख्याएं इसमें ऐड होती है, इसके अलावा कोई और संख्याएं आती नहीं है। तो ये हमारा इसकी डोमेन हो गई, ये इसकी रेंज हो गई, इसमें हमारे पास यही पूछा गया था। ये इसका ग्राफ हो गया, ये हमारा सिग्नम फंक्शन अर्थात साइन फंक्शन बोल सकते हैं, सिग्नम फंक्शन बोल सकते हैं, चिन्ह फलन भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका फलन इस प्रकार से होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको जीआईएफ भी बोलते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। ये होता है जी। अब ये पहले उसकी बात करते हैं, 7 नंबर है, जीआईएफ फलन होता क्या है, या किस प्रकार इसको डिनोट किया जाता है, किस प्रकार इसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे इसको इसमें आता है एफ एक्स इक्वल टू, ये इस प्रकार से, ये क्लोज कोष्टक नहीं होता, ये क्लोज ब्रैकेट नहीं है, इसका महत्तम पूर्णांक को इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। जिस प्रकार से अगर हमारे पास इसके अंदर कोई डेसिमल्स की वैल्यू हो, दशमलव वाली संख्या हो, जैसे 1.5, 1.2, या इसको लिखने का सीधा तरीका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, अर्थात देखिए समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हमारे पास एफ एक्स है, इसको हम y इक्वल टू भी एक्स लिख लेते हैं। सिंपल चीज हमारे पास मेन चीजें वो हम कर लेते हैं, पहले y इक्वल टू एक्स लिख दिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास एक क्लोज ब्रैकेट रूप में देखा, इसको जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसको जीआईएफ फैक्टर बोलते हैं या ब्रैकेट। इसके अंदर कोई भी वैल्यू आए, अगर डेसिमल्स की वैल्यू आती है इसके अंदर, उसके लिए मैंने कि उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल, कि जो इसके अंदर इसकी डेसिमल की वैल्यू आती है उसमें ग्रेटेस्ट जो बड़ा इंटीजर है उसके या उससे लेस, जो बड़ा वाला इंटीजर है उससे लेस या उसके इक्वल टू एक्स, जो एक्स की वैल्यू होती है वो उसके इक्वल होती है। किस प्रकार होती है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें अगर 1.2 है, 2.6 हो गया, 3 हो गया, माइनस का 1.6 हो गया, माइनस का 3.2 हो गया। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज दे रखी है। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये होता क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या महत्तम पूर्णांक फलन। जैसे कि अब इसमें दे रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, जो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, अधिकतम बड़ा, ये तो 0.2 है, तो इससे बड़ा इंटीजर तो 1 ही तो है ना। इसमें आता है कि अगर 1.2 या 1 दशमलव में या डेसिमल्स में कोई भी वैल्यू हो, तो उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो बड़े वाला इंटीजर होता है वो उसके इक्वल या उससे लेस देन होता है। तो इसके इससे लेस देन कौन सा वाला आएगा, 1 होता है ना। जिस प्रकार से अगर हमारे पास कोई वैल्यू दी हुई है 1.2, तो इसमें लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो एक्स 1.2 या तो इसके इक्वल होगा या इससे लेस देन होगा, कम वाला होगा जो बड़ा इंटीजर होगा। इससे कम या इसके इक्वल जो बड़ा इंटीजर है ना, वो तो इसमें बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, 1.2 से पहले कौन सा आता है, 1 आता है ना, इसका मान आएगा 1। इस फंक्शन के अंतर्गत इसकी वैल्यू इक्वल थी। अगर ये इस प्रकार से फंक्शन है 1.2 है तो इसका मान हमेशा 1 होगा। अगर यहाँ पे 1.6 होता तो भी इसकी वैल्यू 1 आती, 1.9 होता तो भी इसकी वैल्यू 1 आती। लेकिन अगर यहाँ पे अगर इसमें 2.1 ले लिया तब इसकी वैल्यू क्या आएगी,
2 आएगी। अर्थात डेसिमल्स वाली वैल्यू को हटा देते हैं, तो डेसिमल या दशमलव में इसके साथ जो संख्या वो हट जाएगी, और जो बड़ा इंटीजर है उस वो वैल्यू उससे लेस वाली वैल्यू आ जाएगी, उससे पहले वाली। तो तार इससे नेक्स्ट वाला इंटीजर कौन जाएगा 2, तो उससे लेस कौन जाएगा 1। तो ये वाली दशमलव से पहले वाले जो इक्वल है, डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यू है वो आ जाएगी। जैसे 2.1 है तो इसमें क्या आया 2 आया। अगर यहाँ पे इसी की जगह 6.7 होता तो क्या आता 6 लेते। लेस देन और इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर से, लेस देन हो रहा है या इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो इसे लेस ही हो रहा है, 6.7 से लेस ही तो है 6 की वैल्यू, क्योंकि 6.7 तो 6 से बड़ा है, लेकिन इसका जो एक्चुअल मान होता है वो हम यहाँ पे 6 लेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो वैल्यू होती है डेसिमल्स की, उसका वैल्यू ये आएगी। अगर इसी प्रकार हमारे पास अगर 6 है तो उसको क्या करेंगे हम, 6 का 6 आ जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 है तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का 8 आ जाएगा, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ठीक है। ये तो V1 के लिए। अब इसमें एक थोड़ी सी चेंजिंग और है, अब यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम डायरेक्ट वैल्यू। तो -1.2 के लिए क्या लिखा हमने 1 आ गया, 2.6 के लिए क्या आया 2 आ गया। वो हमने समझ लिया क्यों आया, क्योंकि जब भी इस प्रकार की कोई भी वैल्यू है तो उससे पास वाला इंटीजर, उससे कम वाला जो भी इंटीजर वैल्यू है पूर्णांक संख्या होती है, इससे कम या इसके इक्वल होगी। तो इक्वल की तो ये पूर्णांक संख्या कोई है नहीं, तो इससे कम वाली पूर्णांक संख्या आएगी। इससे लेस और इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर था, जो इंटीजर है ना पूर्णांक संख्या है, या तो इसे कम होनी चाहिए या इसके इक्वल होनी चाहिए। तो इससे कम ही है एक, जस्ट पास वाली तो 1, इसके पास वाली कौन सी है 2, इससे इक्वल या लेस, इससे इक्वल, यहाँ पे इक्वल हो रहा है, ये इंटीजर है तो इसके इंटीजर इक्वल क्या आएगा 3 आएगा। ये परिभाषा ध्यान रखना, लेस देन और इक्वल टू अक्स, जो अक्स के या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा। कोई इंटीजर ऐसा होना चाहिए या तो वो अक्स के लेस हो, अक्स से कम हो, या फिर अक्स के इक्वल हो। तो ये अक्स से कम है, ये भी अक्स के कम है, लेकिन ये अक्स के इक्वल है, ठीक है। इसी प्रकार ये क्या आ गया माइनस का 1.6 तो -1 आ गया, माइनस का 3 आ गया। यहां तक तो सही है, लेकिन अगर आपने इन दो संख्याओं में अगर ये -1 और -3 कर दिया तो यहां पे ये आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो नेगेटिव संख्याओं में जो बड़ी संख्या होती है वो बड़ी नहीं, हमेशा छोटी होती है, ठीक है। अब आप कुछ मैं बताऊं -2 और -1 में बड़ी वाली संख्या कौन सी है, तो आप क्या बताओगे। आप सिंपल से देखोगे सर 2 बड़ा है तो -2 बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा तो माइनस के साथ जो छोटी संख्या होती है वो हमेशा बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि 0 के पास वाली संख्या वो तो बड़ी होगी ना इधर, तो क्योंकि लाइन रेखा इस साइड चलती है, बड़ी वाली रेखा अनंत की तरफ जाती है इधर तो। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी संख्या, अगर नेगेटिव में कोई बड़ी संख्या है वो हमेशा छोटी होगी जो नेगेटिव की छोटी संख्या से, ठीक है। तो यहाँ पे -2 छोटा है -1 से, तो अगर यहाँ पे ये कंडीशन काम मिलेंगे तो यहाँ पे अगर आएगा तो -1 इसके लेस देन कौन सा इंटीजर है, इससे छोटा इंटीजर कौन सा आएगा, एक तो इससे बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ पे आएगा -4। किस प्रकार आएगा, कैसे, क्योंकि मैंने बताया कि अगर जो संख्या माइनस में बड़ी जितनी बड़ी होगी वो संख्या हकीकत में माइनस की संख्या से उतनी छोटी होगी। जैसे अगर हमारे पास -3 और -7 है, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है या छोटी संख्या कौन सी है, तो देखेंगे तो बड़ी संख्या है वो छोटी वाली संख्या, तो नंबर में कम है वो संख्या बड़ी होगी। -3 बड़ा है, -7 छोटा है। तो अगर इसमें इस प्रकार की कोई भी संख्या जैसे -3.6 है तो इस प्रकार से फलन है, तो यहाँ पे आएगा -4, -7.6 है तो यहाँ पे -8 आएगा, क्योंकि -7 तो इससे बड़ा हो जाएगा, 7.6 से -7 बड़ा है, ठीक है, लेकिन 8 इससे छोटा है, तो इंटीजर फंक्शन में ये आएगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं माइनस वालों के लिए कि इस वाली संख्याओं का हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पे अगर इस प्रकार की कोई वैल्यू आती है तो इस प्रकार की वैल्यू आएगी। माइनस में बड़ी वैल्यू को हमेशा छोटा माना जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कि ये होता है कि इसके बारे में समझ लिया। अब बात आती है इसके ग्राफ की, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। सेम होगी वो की वैल्यू, ये एक्स एक्स का फलन, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्स लाइन, यहाँ पे 0, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, इस प्रकार से आएगा। हो गया ये तो इसका नंबर टेबल। अब इसमें बात करते हैं ग्रेटेस्ट फंक्शन के बारे में। ये होता क्या है,
ये हो गया। अब इसमें देखते हो चीजें आती क्या है, किस प्रकार से आएंगे। अब यहाँ पे 1.2 अक्स की वैल्यू क्या है, 1.2 है, तो अक्स की वैल्यू 1.2 है, मतलब 1.2 कहाँ पे होगा, अक्स यहाँ पे से होगा, इसका मान क्या आएगा, वाई पे क्या आएगा, 1 आ रहा है ना, 1 आएगा। अर्थात इसकी कोई भी वैल्यू 1 से लेकर 1.9 तक या 2 तक मान लो, यहाँ पे 1 तो आ रहा है, 2 नहीं आएगा, लेकिन 2 से जस्ट पहले कोई भी संख्या आएगी ना, उसका कोई भी मान लो ये 1 ही आएगा। 1 से लेकर 2 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू है, 2 को छोड़कर 2 से कम कोई भी वैल्यू 1.9999 अगर इस प्रकार की वैल्यू भी हो तो उसका मान भी y पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ये तो लग गया 1 के लिए। इसी प्रकार सिमिलरली 2 के लिए क्या बनेगा, 3 पर इस प्रकार से आ जाएगा। 3 के लिए क्या बनेगा, 4 पे इस प्रकार से आ जाएगा। इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 2 के बीच की जितनी भी संख्या है उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। y के लिए सिर्फ 1 आ रहा है, अक्स की वैल्यू आगे तक चलती है 1.9 तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो इस गोल का मतलब है कि 2 इसमें ऐड नहीं है, 2 ऐड नहीं है, यहाँ पे 3 ऐड नहीं है, यहाँ पे 4 ऐड नहीं है, लेकिन 4 से जस्ट पहले वाली छोटी जस्ट कम पहले वाली संख्या है वो उसमें आएगी, लेकिन 4 यहाँ पे नहीं आएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से ये इसका ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, क्योंकि इसमें बड़ी वाली संख्या इस तरफ है तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सेम यही वैल्यू इधर से, ये यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू इस तरफ है तो ये इस प्रकार से बन जाएगा 3 तक। सेम यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे 3 पर इस प्रकार से बन जाएगा, और ये 4 के लिए इस प्रकार से। ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बन गया हमारे पास। एफ एक्स इक्वल टू, आ गया समझ में। इसमें मेन समझने वाली चीजें यही है कि अगर 1.2 हो तो उसका 1 होगा, 2.6 हो तो इसका 2 होगा, अगर 3 हो तो इसके लिए 3 के लिए 3 होगा। माइनस की वैल्यू है तो माइनस की वैल्यू में हमेशा -1 से बड़ा 0 होता है, ठीक है, और -2 से बड़ा -1 होता है। तो नेगेटिव में जो संख्या बड़ी होती है वो वास्तव में छोटी होती है संख्या। तो अगर -1 से छोटी -2 है, ठीक है, तो यहाँ पे -1 आ गया, -2 आ गया। ये 2 चीज़ें इसमें मेन ध्यान रखने, बाकी तो आप आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन इन चीज़ों में आप गलती करने की संभावना अधिकतम रहती है, तो इसका ध्यान रखिए। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में मैंने आपको समझा दिया, एक बार फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे 1 से लेकर 1.9 तक, 2 से जस्ट पहले यहाँ तक मान लो कोई भी वैल्यू आएगी एक्स की, अगर उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में निकालेंगे तो वाई का मान सिर्फ उसके लिए यही आएगा, ठीक है, 1 ही आएगा, बाकी एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सेम यही 2 के लिए, अगर 2 से लेकर 2.2 से लेकर 3 के बीच में 2.999 के लिए भी अगर जितने भी मान आएंगे उसके लिए y का मान सिर्फ 2 आएगा, 3 की वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं होगा। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से टुकड़ों में बनता जाएगा। इसी प्रकार ये नेगेटिव में बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हो गया। इसी के साथ हमारे ग्राफ वाले क्वेश्चन से जो ग्राफ के बेसिक चैप्टर दे रखा था उसके बारे में कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बाकी रह गया था, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है।